आज मौसम बहुत सुहावना लग रहा था। सविता हाथों में चाय का कप लिए बालकनी में खड़ी थी। सूरज डूबने वाला था। आकाश सिंदूरी रंग से नहाया हुआ था। आकाश में अपने घोंसलों की तरफ लौटती चिड़ियों की चहचहाहट और नीचे मैदान में खेल रहे बच्चों का शोर मिलकर एक हो रहे थे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। सविता को ऐसे दृश्य बहुत ही पसंद थे और वह हर रोज शाम को नियम से चाय का कप लेकर बालकनी में आकर खड़ी होती। थोड़ी देर में हल्का हल्का अंधेरा घिरने लगा। बच्चों की माएँ आवाज़ें लगाने लगीं। बच्चे घर की तरफ चल पड़े। पक्षी भी अपने घोंसलों में दुबक गए। वातावरण बिल्कुल शांत हो गया और सविता को अपना बचपन याद आ गया। अंधियारा घिरते ही उसकी गली में आवाज़ें ही आवाज़ें होती। महिलाएं पुरुष काम से लौटते और उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता। चारों तरफ शोर ही शोर होता। उसका अतीत रह रहकर उसकी आंखों के समक्ष घूम जाता। कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसने यूँ एक अच्छी सी सभ्य कॉलोनी में अकेली पूरी इज्जत के साथ रह पाएगी। वहाँ खुली नाली के पास उसके बचपन का घर था। घर क्या, एक छोटा सा गंदा सा कमरा जिसमें सविता अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ रहती थी। एक कोने में खाना बनता, दूसरे कोने में थोड़ी सी पक्की जगह थी जहाँ पानी भरी बाल्टी रखी होती। वहाँ बर्तन धुलते और उसकी माँ स्नान करती। सविता और उसके दोनों भाई तो गली में लगे नल के नीचे ही नहा लिया करते और बापू तो हफ्ते 10 दिन में एक दिन नहाया करता। एक तरफ टीन के पुराने बक्से रखे थे जो आधे से ज़्यादा खाली ही रहते। बीच में माँ की फटी हुई साड़ी बिछा वे तीनों भाई बहन सो जाते हैं। सो क्या जाते, सहमे से पड़े रहते हैं क्योंकि थोड़ी रात बीतते ही उसका पिता शराब पीकर गालियाँ देते हुए घर में आता। कभी खाना उठाकर फेंक देता, कभी माँ के लंबे बाल घसीट कर उसे पीटता। एक आध बार सविता और उसके छोटे भाई माँ को बचाने गए तो उन्हें भी पीट दिया। माँ भी बापू को जोर जोर से गालियाँ देती। पर उस गली के हर मकान का यही किस्सा था। माएँ दिन भर घर घर में बर्तन मांज कर पैसे कमा कर लाती, बच्चों को पालती, खाना बनाती और फिर शाम को पति से पीटती। माँ के पैसे भी बापू छीन कर ले जाता। ऐसे ही माहौल में वो बड़ी हो रही थी। माँ की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करती। 5 साल की उम्र से ही घर में झाड़ू लगा देती, कच्ची पक्की रोटी बनाने की कोशिश करती। माँ के साथ काम पर भी चली जाती, उनके छोटे मोटे काम कर देती। वे लोग कुछ खाने को देती तो छिपाकर भाइयों के लिए ले आती। भाई सारा दिन धूल धूसरित गलियों में कंचे खेला करते या फिर साइकिल की टायर को पूरी गली में घुमाते रहते। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। वह 8 या 9 साल की थी जब कहर टूट पड़ा उस पर। एक दिन बापू माँ को पीट रहे थे, माँ भी गालियाँ दे रही थी। बस उस दिन पता नहीं बापू को क्या हो गया। उसने बगल में रखा केरोसिन तेल का डब्बा उठाया और माँ के ऊपर डालकर आग लगा दी। माँ चिल्लाने लगी। वो छोटे छोटे कटोरे से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगी। गली के लोग भी आ गए। किसी ने दरी डाला, किसी ने पानी और आग बुझा दिया। बापू बाहर भाग गया। बगल वाली काकी माँ को अस्पताल ले गई। कुछ दिन अस्पताल में रहकर माँ वापस घर आ गई, पर बेहद कमज़ोर हो गई थी। वह ठीक से चल भी नहीं पाती। 9 साल की उम्र में घर का सारा भार उस पर आ पड़ा। माँ जिनके यहाँ काम करती थी वो शर्मा मालकिन एक दयालु महिला थी। उन्होंने छोटे छोटे कामों के लिए सविता को रख लिया। अब सविता सुबह उठती, घर का सारा काम करती। घर में जो भी राशन पड़ा होता, आटा चावल बना कर रख देती। कभी कभी कुछ भी नहीं होता तो बगल के बनिए की दुकान से उधार डबल रोटी ला कर रख देती। उसमें थोड़ा सा निकाल कर माँ के तकिए के पास छिपा देती, वरना पता था दोनों भाई माँ के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। बाहर से बाल्टी में पानी भर भर कर लाती, माँ को नहलाती, स्टूल पर खड़े होकर उनके लंबे बाल धो देती, उनके कपड़े साफ कर देती। कुछ ही दिनों में छलांग लगाकर एक लंबी उम्र पार कर ली थी सविता ने। माँ आंसू पूछती रहती, मैं किसी काम की नहीं, मर जाती तो अच्छा होता। वो भी साथ में रोने लगती तो माँ चुप हो जाती। इतना काम करने के बावजूद भी वो खुश रहती क्योंकि घर में शांति थी। बापू
पुलिस के डर से उन्हें छोड़कर भाग गया था। सविता भगवान से मनाती वो कभी लौट कर नहीं आए, लेकिन भगवान ने उसकी नहीं सुनी। करीब 1 साल के बाद एक रात बापू धड़धड़ाता हुआ घर में घुस गया। बहुत मज़े कर रहे हो तुम लोग मेरे बिना। तुम मरी नहीं अब तक। कितना कमाती है तेरी बेटी? ला पैसा ला। इतनी छोटी उम्र में इतना काम कर रही है, पूरा घर संभाल रही है, उसे तो छोड़ दे। माँ ने कराहते हुए कहा। जुबान लड़ाती है, कहता वो माँ की तरफ बढ़ा ही था कि वो बीच में आ गई। बापू बस 20 रुपया है, ले लो, पर माँ को मत मारो। ला जल्दी ला। और वो थोड़ी सी जमा पूंजी बापू लेकर चलता बना। माँ जो थोड़ी ठीक होने लगी थी, सब्जी काट देती, चावल बीन देती, किसी तरह खिसक कर दरवाजे के पास बैठने लगी थी। बापू के आने के बाद ही से फिर से बीमार पड़ गई। शर्मा मालकिन को बताया तो वे कहने लगी, सदमा लग गया है तेरी माँ को, डर गई है बापू को देखकर। माँ की सेहत दिन ब दिन गिरती गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन उसकी मौत हो गई। वह छोटे भाइयों को गले लगाकर बहुत रोई। बापू से उसे बहुत डर लगता था, पर अच्छा था, बापू दिन भर गायब रहता, देर रात घर आता और थोड़ी बकझक के बाद शराब के नशे में सो जाता। उसने अब 1-2 और घरों में काम करना शुरू कर दिया। वह मन लगाकर मेहनत से काम करती, कभी किसी का कोई सामान नहीं छूती, साफ सुथरी रहती, सलीके से कपड़े पहनती, बाल बनाती। सभी मालकिन उसके काम से बहुत खुश रहती। अपनी बेटियों के चप्पल कपड़े उसके भाइयों के लिए भी पुराने शर्ट पैंट दे देती। दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन से बापू बड़े प्यार से बातें करता, घर में डांट डपट नहीं करता, उससे पैसे भी नहीं मांगता। उसे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। एक दिन बापू 2 आदमियों के साथ आया। उससे कहा, पानी ला और चाय बना। उसने डरते डरते चाय बनाकर दे दिया, पर गौर कर रही थी। चाय बनाते हुए वे दोनों आदमी उसे गौर से देख रहे थे। दुपट्टे से उसने खुद को जितना हो सकता था ढक लिया। उसे लगा बापू शायद उसकी शादी करने की सोच रहा है। वो तो कभी नहीं करेगी शादी। उसे कमा कर पैसे नहीं लाने और पति से मार नहीं खानी। उसकी बिरादरी में सब ऐसा ही करते हैं। चाय पीने के बाद बापू उन आदमियों के साथ बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद उसका छोटा भाई दौड़ता हुआ घर में आया। दीदी, बापू तुझे उन आदमियों के हाथों बेच रहा है। क्या? आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया। हाँ दीदी, उस आदमी ने बापू को बड़े बड़े नोट दिए हैं। मैं अंधेरे में से छुपकर सब देख रहा था और उसने कहा कि बाकी पैसे लड़की को ले जाने आऊँगा तब दूंगा। अब वो क्या करे, उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने दोनों भाइयों को पास बिठाया और कहा, देखो, शर्मा मालकिन की बहन आई थी मुंबई से। वे मुझसे कह रही थी कि साथ चलने को, उनके यहाँ मुंबई में काम करने के लिए। मैं नहीं गई कि तुम लोगों का ख्याल कौन रखेगा, पर अब अगर नहीं गई तो बापू मुझे बेच देगा। तुम दोनों बड़े हो गए हो, अब अपना ध्यान रख सकते हो। मैं शर्मा मालकिन को हाँ बोल देती हूँ। दोनों भाई रुआंसे हो गए। छोटा भाई तो डर कर उससे लिपट गया। ना दीदी, मुझे भी अपने साथ लेती जाओ। 14 साल के बड़े भाई ने बड़े बुजुर्ग सा समझाया। नहीं, दीदी को जाने दे छोटे। जब हम और बड़े हो जाएंगे, अच्छा कमाने लगेंगे तो अलग घर में रहेंगे, फिर दीदी को बुला लेंगे। उसका मन भर आया, पर यह कमज़ोर पड़ने का समय नहीं था। उसने तेज़ी से अपनी चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। बापू का क्या ठिकाना, उसे सुबह ही सुबह निकल जाना होगा। शर्मा मालकिन बहुत भली हैं। जब तक मुंबई जाने का इंतज़ाम नहीं हो पाता, वे उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे देंगे। काम में देर हो जाने पर कितनी बार तो कहती हैं, रुक जा रात को यहीं। वो उसकी मुश्किल ज़रूर समझेंगी। शर्मा मालकिन तो बापू की बात सुनते ही आँख बबूला हो गई। उसके कुछ कहने से पहले ही कहा, अब तू उस घर में पैर मत रखना, यहीं रहे मेरे पास। पीछे आंगन में जो कमरा है उसे साफ सुफ करके उसी में रह जा। अब उस राक्षस के घर मत जा। उसने बताया कि यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, बापू शायद आपसे भी झगड़ा करें। मुझे शेफाली दीदी के यहाँ मुंबई भेज दीजिए।
वो जब यहाँ आई थी तो बार बार कहती थी ना, दीदी दीदी इसे मुझे दे दो। हाँ ये ठीक रहेगा, शेफाली के पास रहेगी तो मुझे भी चिंता नहीं होगी। वो तो कई बार कह चुकी है, आज ही उसे फ़ोन करती हूँ। पर तुम चिंता मत करो। हाँ, शर्मा मालकिन का माँ का सा स्नेह देखकर उसका मन पिघल गया। अगर भगवान एक तरफ से कष्ट देता है तो दूसरी तरफ से कई हाथ उस कष्ट से बचाने के लिए भी देता है। 2 दिन बाद ही शेफाली दीदी के यहाँ जाने के लिए शर्मा मालकिन ने उसे मुंबई की ट्रेन में लेडीज़ कूपे में बिठा दिया। आसपास वालों को उसका ख्याल रखने को कह दिया। अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया ताकि वो जब चाहे भाइयों से बात करती रहें। शेफाली दीदी उसे स्टेशन पर लेने आई थी। शेफाली दीदी भी शर्मा मालकिन की तरह ही दिल की बहुत अच्छी थी, उसका बहुत ख्याल रखती। पर उनके घर का माहौल रास नहीं आता। शेफाली दीदी के पति फिल्मों में कुछ करते थे। हमेशा उनके यहाँ लोगों की भीड़ लगी होती, देर रात तक पार्टियाँ होती, दिन रात का कोई भेद ही नहीं होता। अजीब अजीब से लोग उनके घर आते, फटी जीन्स वाले, लंबे बालों वाले, लगातार सिगरेट फूकते हुए। सब लोग शराब पीते, देर रात तक उनके ठहाके गूंजते। उसे बहुत अजीब सा लगता। कई लोग कभी कभी उसे घूर कर भी देखते हैं। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इस माहौल से निकल जाना चाहती थी। वो जब सब्जियां लेने जाती तो पास की एक आंटी भी अक्सर मिलती। वो उससे बड़े प्यार से बातें करती और एक दिन उसने अपने मन की उलझन उनके सामने रख दी और पूछ ही लिया, आप मुझे कहीं और काम दिलवा दीजिएगा। उन्होंने उसकी समस्या समझी और कहा, कोशिश करेंगे। और 1 हफ्ते बाद ही वे रास्ते में उसके इंतज़ार में खड़ी थी। उनकी एक सहेली को पूरे दिन के लिए एक लड़की चाहिए थी। सहेली और उसके पति दोनों नौकरी करते थे। उनकी एक छोटी 7 साल की बेटी थी जिसकी देखभाल के लिए उन्हें कोई अच्छी सी लड़की चाहिए थी। आंटी बार बार अपनी सहेली के अच्छे स्वभाव की बात कर रही थी। सविता को भी ऐसा ही शांत माहौल चाहिए था। इस घर में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। रूपा प्यारी सी शांत सी लड़की थी। लड़की की माँ, जिन्हें वो रेखा दीदी कहा करती थी, वे भी मीठा बोलने वाली थीं। किसी बात पर डांटती नहीं। घर का सारा भार उसे सौंप दिया था। वे सुबह सुबह ऑफिस चली जाती, शाम में घर वापस आती। पूरे घर की जिम्मेवारी सविता की ही थी। अब वह भी बहुत मन लगाकर काम करती। रेखा दी भी उसके काम में मीन मैक नहीं निकालती। उसे अपनी बेटी जैसा ही मानती। बेटी के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लाती तो उसके लिए भी लाती। शनिवार रविवार जब उनकी छुट्टी रहती तो घर के कामों में हाथ भी बटाती। रेखा दी के पति अपने काम से मतलब रखते, अखबार पढ़ते, फ़ोन पर बातें करते या फिर कंप्यूटर पर काम करते रहते। वे अक्सर टूर पर भी जाया करते। 2 साल के बाद रेखा दी का ट्रांसफ़र एक छोटी सी जगह पर हो गया। वहाँ उनकी बेटी रूपा के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे। रेखा दी नई जगह पर चली गई। उनके पति भी अक्सर टूर पर चले जाते। पूरा घर सविता अकेले संभालती। दी पूरे घर के खर्च के पैसे उसके हाथों में दे देते। सविता एक एक पैसे का हिसाब रखती, घर की देखभाल करती, रूपा का ख्याल रखती। सविता बहुत निडर और हिम्मती थी, किसी से नहीं डरती। एक बार बिल्डिंग के वॉचमैन ने कुछ छींटाकसी की उस पर। सविता ने वही चप्पल निकाली और 2 चप्पल लगा दिए। पूरे इलाके में यह बात फैल गई। अब आस पड़ोस की बिल्डिंग के वॉचमैन, ड्राइवर सब उससे डर कर रहे थे। वो नीचे सब्जी भी लेने भी जाती तो सब उससे सहम कर नजरें नीची करके बात करते। सविता भी यह दिखाने के लिए कि वह किसी से नहीं डरती, सबसे बहुत रूखे स्वर में बात करती। मुश्किल ये हो गई कि यह उसकी आदत में शुमार हो गया। अब वह घर वालों से भी रूखा ही बोलती, खुद को घर की मालकिन समझती, क्योंकि रेखा दी महीने में 1 बार ही घर आती। घर के सारे निर्णय वही लेती। कौन से पर्दे लगेंगे, कौन सी चादर बिछेगी, कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ रखी जाएगी। रेखा दी को यह सब अच्छा नहीं लगता, पर उसकी ईमानदारी, काम के प्रति लगन, अपना घर समझकर काम करना, पूरी जिम्मेवारी उठाना, रूपा को बहुत सारा प्यार देना, ये सब देखकर वे चुप रहते। अब सविता के पास काफ़ी समय रहता। रूपा ने उसे पढ़ना लिखाना सिखाना शुरू किया। उसे भी पढ़ने में बहुत दिलचस्पी हो गई।
जरा सा भी खाली वक्त मिलता तो वह किताबें लेकर बैठ जाती। रूपा भी अच्छी टीचर थी, उसे बहुत मन से पढ़ाती। स्कूल जाती तो उसे होमवर्क देकर जाती, और अगर वो होमवर्क नहीं करती तो उसे सजा देने के लिए रूपा खुद खाना नहीं खाती। फिर उसे रूपा का घंटों मनुहार करना पड़ता। अब वो जल्दी से घर का काम खत्म कर होमवर्क करने लगी। धीरे धीरे वह अंग्रेजी के कॉमिक्स से शुरुआत कर पत्रिकाएं, अखबार सब पढ़ने लगी। रूपा के साथ अंग्रेजी के प्रोग्राम देखते हुए वो अच्छी तरह अंग्रेजी समझने लगी। रूपा भी उसे सिखाने के लिए उससे ज़्यादातर अंग्रेजी में ही बात करती। अब सविता बाहर जाती तो अंग्रेजी में ही बोलने की कोशिश करने लगती। रेखा दी की सहेलियाँ या उनके पति के दोस्त घर आते तो उसे देख दंग रह जाते हैं। कई लोग तो उसे घर का सदस्य ही समझ लेते हैं। जब 3 साल बाद रेखा दी का ट्रांसफ़र वापस इस शहर में हो गया तो रेखा दी ने सविता से कहा कि अब वो उसकी शादी कर देना चाहती हैं। उसकी रूह कांप गई। उसके अपने माता पिता का जीवन आंखों के सामने आ गया, और गली के और लोगों का जीवन भी। महिलाएं हाड़ तोड़कर कमाती और उनके पति शराब के नशे में उन्हें मारती भी, और उनके पैसे भी छीन कर ले जाते। उसे नहीं चाहिए थी ऐसी ज़िंदगी, और उसने रेखा दी से साफ कह दिया उसे शादी नहीं करनी। अगर वे उसे नहीं रखना चाहती तो वह दूसरी जगह कोई काम देख लेगी, पर आजीवन शादी नहीं करेगी। ये उसका अंतिम फैसला है। रेखा दी ने उसकी बात मान ली। सविता बीच बीच में अपनी शर्मा मालकिन के यहाँ फ़ोन करके भाइयों का हालचाल लेती रहती। पता चला दोनों भाई एक कारखाने में नौकरी करने लगे हैं और पिता से अलग रहते हैं। दोनों ने शादी भी कर ली है। उसे बहुत बुला रहे थे, एक बार आकर मिल जा। रेखा दी ने भी खुशी खुशी उसे छुट्टी दे दी और भाइयों के लिए ढेर सारे उपहार भी खरीद कर दे दिए। अब तक का उसका सारा वेतन भी जोड़ कर दे दिया। वहाँ जाकर उसने सारे पैसे भाइयों को दे दिए। उपहार तो दिए ही, भाभियों को उसके जो भी कपड़े पसंद आते वो दे देती। जब लौटने का समय आया तो उसने पाया उसके पास बस 2 जोड़ी कपड़े बचे हैं। फिर भी उसने सोचा उसके लिए काफ़ी हैं। अब जाएगी तो रेखा दी खरीद कर देंगी, और 2 महीने के बाद उसके पास भी उसके वेतन के काफ़ी पैसे जमा हो जाएंगे। वह जो चाहे खरीद लेगी। पर जब वापस काम पर आई उसके 10 दिन बाद ही उसकी भाभी ने एक पत्र भेजा। अब खुद लिखा या किसी और से लिखवा कर भेजा, पर पत्र का मजमून था कि आप इतने दिन यहाँ रहीं, आपको अच्छा खिलाने पिलाने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ा, अब उनके पैसे लौटाने हैं, आप पैसे भेज दो। उसने वो पत्र फाड़ कर फेंक दिया और फिर भाइयों के घर कभी नहीं गई। रेखा दी का घर ही अब उसका घर था। रूपा बड़ी होती गई। उसने कॉलेज पास किया और नौकरी भी करने लगी। उसकी शादी हो गई। सविता बहुत अकेलापन महसूस करने लगी, और उसी दरमियान एक हादसा हो गया। सीढ़ियों से फिसलकर उसने अपनी कमर की हड्डी तुड़वा ली। रेखा दी ने उसके इलाज का पूरा खर्चा उठाया। हॉस्पिटल में उसके साथ रही। रूपा ने भी ऑफिस से छुट्टी लेकर उसकी अच्छी देखभाल की। घर पर भी उसे पूरा आराम दिया, पर पूरी तरह ठीक होने के बाद भी अब वह पहले की तरह काम नहीं कर पाती, झुक नहीं पाती, जल्दी जल्दी काम नहीं निपटा पाती। सविता को बहुत बुरा लगने लगा। उसे लगने लगा वो रेखा दी पर बोझ बन गई है। सविता बार बार उनसे मिन्नतें करने लगी कि अब उसे छुट्टी दे दें। अब वो पहले की तरह उनके काम नहीं कर पाती। उसकी इलाज पर भी इतना खर्चा हो गया, वो कहीं और काम करके अपना जीवन गुजार लेगी। उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। पर उसने नाजुक वक्त में रेखा दी की गृहस्थी संभाली थी। उनकी अनुपस्थिति में उनकी बच्ची की प्यार से देखभाल की थी। ये वो नहीं भूल पाई थी, और उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट खरीद कर सविता को रहने के लिए दे दिया। रूपा और रेखा दी ने फ्लैट में सारा सामान भी जुटा दिया। उसे हर महीने खर्च के पैसे भी देती। रूपा की गोद में एक नन्हा मुन्ना भी आ गया। सविता रोज रूपा के घर जाकर उसके बच्चे की देखभाल करती, घर के कामों में हाथ बटाती, पर यह सब वह अपनी खुशी से करती। उस पर किसी किस्म की बाध्यता नहीं थी।
इस छोटे से घर में वो अब अपनी मर्जी की मालकिन थी। चाय कब की ख़त्म हो चुकी थी। बाहर अंधेरा घिर चुका था। सविता सोचने लगी, कितने भी कष्ट आए जीवन में, अगर अपने कर्म अच्छे रखे तो अच्छे लोगों का साथ मिल ही जाता है। अगर उसने सही समय पर सही निर्णय लेने की हिम्मत ना दिखाई होती, अपना काम मेहनत लगन और ईमानदारी से नहीं किया होता, तो आज वह इस शांतिपूर्ण जीवन की हकदार नहीं होती। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। डिलीवरी नज़दीक आ चुकी थी। इस वजह से कल्पना अपनी मायके चली आई थी। धीरे धीरे डिलीवरी का डेट नज़दीक आ गया और वह पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। कल्पना को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। घर में सब बहुत खुश हुए। घर आते ही एक छोटी सी पार्टी रखी गई और सबको निमंत्रण दिया गया। पार्टी के अगले ही दिन कल्पना के पति दिवाकर कल्पना को अपने घर ले जाने के लिए कहने लगा, लेकिन कल्पना की माँ बोली, बेटा अभी 2-4 महीने तो रुकने दो, उसके बाद फिर ले जाना। लेकिन दिवाकर नहीं माना। वो बोला, माँ जी आखिर कब तक कल्पना यहाँ पर रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को गांव से कुछ दिनों के लिए बुला लूँ। कल्पना वैसे तो तैयार नहीं थी जाने के लिए, लेकिन दिवाकर की जिद के कारण उसे अपने पति के साथ जाना पड़ा। दिवाकर एक कुरियर कंपनी में मैनेजर था और वह जयपुर में पोस्टेड था। उसका ससुराल दिल्ली में था, तो वह दिल्ली से सीधे जयपुर चला गया और अपने माँ पापा को भी बोल दिया कि कल्पना को लेकर मैं सीधे जयपुर आ रहा हूँ, आप लोग भी आ जाओ, क्योंकि अभी कल्पना को देखभाल के लिए कोई तो घर में चाहिए ना। दिवाकर के जयपुर पहुँचते ही अगले दिन उसके माँ बाप जयपुर आ गए। वैसे तो कल्पना की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन वह अपने सास ससुर के आते ही घर का कोई भी काम नहीं करती थी। सारा काम अपनी सास सविता जी पर छोड़ दिया था। घर का पोछा लगाने से लेकर खाना बनाने तक दिन भर सारा काम सविता जी करती थीं। लेकिन सविता जी को इस बात को लेकर बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं था कि मैं दिन भर काम करती हूँ, क्योंकि वह तो अपना घर समझकर करती थी। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि उन्हें कल्पना जानबूझकर काम में लगाई रहती है और अपने दिन भर टीवी देखती रहती है और हमेशा सिर में दर्द का बहाना बनाकर आराम करती रहती थी। और तो और अब दिवाकर भी बाहर का कोई काम नहीं करता। बाहर से सब्जी लाना हो या बाहर का कोई भी काम हो, सारा कुछ उसने अपने बाबूजी पर छोड़ दिया था। लेकिन दिवाकर के पिताजी भी बिल्कुल ही इस बात पर नाराज़ नहीं होते थे कि मुझे यह सब करना पड़ता है, क्योंकि वो तो समझते थे कि आखिर यह तो है हमारा ही घर। तो बेटा दिन भर ऑफिस रहता है, थक जाता है, चलो मैं ही कर देता हूँ तो क्या हो जाता है। आखिर मैं दिन भर बैठा बैठा करूँगा क्या, इसी बहाने टहल लिया करूँगा। धीरे धीरे दिवाकर का लड़का 6 महीने का हो गया, लेकिन कल्पना अभी भी घर का कोई काम नहीं करती थी। दिवाकर की माँ चाहे बीमार भी पड़ती थी, तब भी उनको घर का सारा काम करना पड़ता था और बदले में 10 फरमाइश और भी कर देती थी। मम्मी आज पालक पनीर खाने का मन कर रहा है, आप बहुत अच्छा बनाती हैं, क्या आज आप बना देंगी। बेचारी दिवाकर की माँ थोड़ा सा भी आलस नहीं करती थी बनाने में और बनाकर परोस देती थी, क्योंकि उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं था कि बहू मुझसे जानबूझकर काम करवाती है। एक दिन की बात है, संडे का दिन था। उस दिन दिवाकर भी घर पर ही था। सब एक साथ ही बैठे हुए थे। माँ किचन से आई और सोफे पर बैठ गई और दिवाकर का लड़का वहीं पर खेल रहा था, तो उसको गोद में उठा लिया। उसके बाद तो जो ड्रामा हुआ कि ऐसा दिवाकर की माँ को उम्मीद भी नहीं थी। दिवाकर गुस्सा हो गया, अपनी माँ को डांटने लगा, माँ आपने बिना हाथ धोए मुन्ने को कैसे छू लिया। आपको पता है इससे इन्फेक्शन हो जाता है, और हाँ अब जब भी मुन्ने को छुए तो हाथ धोकर ही छुए। उसके बाद तो धीरे धीरे दिवाकर का व्यवहार ही बिल्कुल ही बदल गया था। माँ आप ज़ोर से मत बोला करो, मुन्ना जग जाएगा। माँ आप मुन्ना से इंग्लिश में बात करो,
नहीं तो मुन्ना गांव की भाषा सीखकर गंवार बन जाएगा। जब भी आप मुन्ने को गोद में उठाया करो, सैनिटाइज़र से हाथ साफ कर लिया करो। एक दिन शाम को जब दिवाकर की माँ ने सबको खाना परोसा तो दिवाकर ने खाना ले जाकर किचन में रख दिया। उसने बोला, माँ, अब आपको खाना बनाने में बिल्कुल नहीं मन लगता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है खाना बनाना तो छोड़ दो, कल्पना बना लिया करेगी। देखो तो कैसा खाना बनाया है आपने, कोई भी खा नहीं सकता। अगर इसी जानवरों को भी दे दें तो वो भी नहीं खाएं। बात ऐसा था कि अब कल्पना और दिवाकर अपने माँ बाप को वहाँ पर रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका काम अब ख़त्म हो गया था। मुन्ना बड़ा हो गया था, अब माँ बाप बोझ लगने लगे थे। उस दिन तो दिवाकर की माँ को यह बात बहुत बहुत ही बुरी लगी। ऐसा लगा इस घर में सच में कोई वैल्यू नहीं है, और फफक फफक के रोने लगी और रोते हुए बोली, बेटा, जब भी मैं पहले दम आलू बनाती थी तो तुम ही कहते थे कि माँ, क्या दम आलू बनाई हो, ऐसा लगता है कि उंगली चाट के खा जाऊं, और आज तुम्हें बिल्कुल ही स्वाद नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनकी हर चीज़ अब बेटे को अच्छा नहीं लगता है। इतने पर दिवाकर के पिताजी भी खाने पर से उठ गए और बोले, सबिता, अब हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेंगे। बहुत दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा था। मैं सोच रहा था कोई बात नहीं, बेटा है बोल दिया तो क्या हो गया, लेकिन अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। जिस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं हो उस घर में हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। दिवाकर के पिताजी ने दिवाकर को बोला, बेटा सही है, आज हम तो बिल्कुल बुरे ही हो गए हैं। तुम भूल गए जब तुम छोटे थे तो माँ तुम्हारी किचन में रहती थी और वहीं पर तुम खेलते रहते थे सब्जियों में, और माँ तुम्हारी खाना बनाती थी। तब भी आज कितने स्वस्थ और मस्त हो, लेकिन आज तुम्हारी माँ तुम्हारे बच्चे को छू देती है तो तुम्हारे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या बात है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेंगे। तुम्हारी माँ कोई बाई नहीं है जो तुम्हारी पत्नी की दिन भर सेवा करती रहेगी। आज यहाँ रहते हुए हमें 1 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। क्या तुम्हारी पत्नी ने कभी तुम्हारी माँ का पैर भी दबाया है? कभी पूछा है अपनी पत्नी से कि तुम भी घर में हाथ बटा दिया करो? हम कोई नौकर नहीं हैं जो यहाँ पर दिन भर काम करें और उसके बदले में तुम हमें खाना देते हो। ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि हम अपने घर चले जाएं। वहाँ हमें कोई बोलने वाला तो नहीं है। अगले दिन सबिता जी और दिवाकर के पिताजी सुबह ही अपने गांव को लौट गए थे। उसके बाद जब कल्पना को घर का सारा काम करना पड़ता था तब एहसास हुआ कि सास ससुर क्या होते हैं। फिर उन्होंने फैसला किया एक बाई रख लिया जाए, जिससे बच्चे को भी आराम हो जाएगा और कल्पना को भी आराम हो जाएगा। इस तरह घर में एक मेड रख लिया गया। सुबह आती और जैसे तैसे घर में पोछा लगाती और बर्तन धोकर चली जाती। जब कल्पना खाना बनाने गई तो देखा कि बर्तन तो ठीक से साफ ही नहीं हुआ है। अगले दिन जैसे ही वह मेड आई, कल्पना उसको डांटने लगी कि तुम्हें बिल्कुल भी तरीका नहीं है बर्तन धोने का। उस पर मेड भी कल्पना को डांटने लगी, मैडम, आजकल 500 में कुछ नहीं आता। अगर मैं पूरे दिन आपके ही घर पर काम करूँ तो मेरा पेट नहीं भर जाएगा। मुझे और भी घर जाना होता है, तो आप थोड़ा बहुत आप अपने बर्तन को साफ कर लिया करो। कल्पना को अब एहसास हुआ कि सास ससुर क्या होते हैं। जैसे भी थे सास ससुर अच्छे थे, कम से कम मुन्ना का भी ख्याल रखते थे और कितने अच्छे से रखते थे। लेकिन अब पछतावे होत क्या जब सब कुछ छूट गया। इस कहानी का उद्देश्य यही था कि हम कतई अपने सास ससुर को एक मेड या बाई ना समझें। वह उनका प्यार होता है, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ 2 मीठे बोल। प्यार से उनके हाल चाल पूछ लें। ऑफिस से आते वक्त बेटा माँ से पूछ लें, माँ कैसी हो, ठीक हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? अपने पिताजी से हालचाल पूछ लें। माँ बाप
प्यार के ही भूखे होते हैं। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।